हिंदी साहित्य और भारतीय फिल्म संगीत को अपनी कालजयी रचनाओं से समृद्ध करने वाले पद्म भूषण महाकवि गोपाल दास नीरज की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम बांद्रा पश्चिम में भव्य संगीतमय कार्यक्रम कारवां गीतों का नीरज आयोजित किया गया था। और इस खास कार्यक्रम का आयोजन भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क और महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से किया गया। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। महाकवि नीरज हिंदी कविता के उन विरले रचनाकारों में रहे जिन्होंने साहित्य और सिनेमा के बीच एक अद्भुत सेतु बनाया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रह गए और फूलों के रंग से शोखियों में घोला जाए। ये भाई जरा देख के चलो और लिखे जो खत तुझे, जैसे अमर गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर है। उन्हें पद्म भूषण सहित अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया था। कार्यक्रम में नीरज जी के अमर गीतों की संगीतमय प्रस्तुतियां हुई, उनकी कविताओं का पाठ किया गया, उनके जीवन से जुड़े दुर्लभ संस्मरण अनसुने प्रसंग पेश किए गए जो दर्शकों को हिंदी साहित्य और फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर की याद संजोए गए। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे कद्दावर आदमी जिसको पढ़ते वक्त मेरे रोंगटे फड़फड़ा जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उस आदमी ने अपने प्रवचन में आपका दर्जनों बार जिक्र किया है। मुझे जरा वो बातें बताइए। बोले कौन? हमने बोला आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से लोग जानते हैं। आपकी सुना बड़ी मैत्री थी। तो बड़ा मुस्कुराए, बोले मेरा बहुत गहरा दोस्त था वो, और जिंदगी में कहूं तो सबसे गहरा प्रेम भी मुझे उसी से था। मुझे ये आश्चर्य था कि कोई आदमी की लाइब्रेरी में 1.5 लाख किताबें हों और वो 100 साल तक जिंदा भी रहे और रोज 1-2 किताब पढ़े तो उसको 400 साल जिंदा रहना पड़ेगा 1.5 लाख किताबों को पढ़ने के लिए। इतना जल्दी वो 1.5 लाख किताबों को पढ़ के उन किताबों की समरी उन्हीं किताबों के आखिरी पृष्ठ पे वो लिख देता था। तो मैंने कहा कि इतना तेज पढ़ने की किसी आदमी की स्पीड कैसे हो सकती है। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी, पढ़ाकू मैं भी था, मेरा भी संसार साहित्य ही था। आचार्य रजनीश ने बोला कि आप इनमें से जो पूछना चाहते हैं पूछिए। तो बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी किताब तुमको कंठस्थ है? मैं कहीं अगर पढ़ूं तो उसकी अगली 5, 10, 20 लाइन पढ़ सकते हो? बोले ऐसा हम 3 घंटे करते रहे। मैं 3-4 लाइनें बोलूं और आगे की वो लाइनें धारा प्रवाह आचार्य रजनीश बोलते जाएं, फिर मैं रोकूं कि भाई यहाँ तो आप पास हुए, फिर मैं कोई और पन्ना पलटूं, फिर मैं पढ़ूं आगे की धारा प्रवाह लाइनें आचार्य रजनीश। तो बोले कि मुझे पहले दिन ये लगा कि इस आदमी को कोई विशेष ज्ञान है या कोई विशेष सिद्धि है। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा, जो गीत बांटता फिरता है सारी दुनिया में, किसे पता है वो किन आंसुओं के घर में रहा। 16 साल की उम्र में उन्हें पहली कविता पढ़ने का मौका मिला। एटा का एक कवि सम्मेलन था। फिर अगले साल ही वो 1942 में दिल्ली के कवि सम्मेलन में पहुंच गए। ढूंढते खोजते थके मांदे संयोजक के पास पहुंच गए और कविता पढ़वाने का आग्रह किया। जी बड़ी मेहनत और हिम्मत की। बिल्कुल जी हाँ। संयोजक ने उन्हें बैठने को कहा और उनका नाम पूछा। ये इंटरेस्टिंग है, उनका नाम पूछा। इमोशनल व्यक्ति तो थे ही। नीरज ने तुरंत अपना नाम भावुक इटावी बताया। संयोजक प्रभावित हो गया और कहा कि चलो शुरू में तुमसे कविता पढ़वा देंगे। जब बाबूजी ने कविता पढ़ी तो वंस मोर की आवाज से सम्मेलन गूंज उठा और खुशी ये भी हुई कि पुरस्कार में 5 रुपए मिले। मैं हर रोज नजर आऊं ये तो जरूरी तो नहीं, पर मैं नजरअंदाज हो जाऊं ये मुमकिन भी नहीं। हम नीरज जी को याद करते हैं
और मैं कभी उनको कई जगहों पे कभी उनको स्वर्गीय नहीं कहा, न मैं कहूंगा। तब थे, आज हैं और आने वाला जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नीरज जी यहीं पे हैं। उनकी एक एक पंक्तियां, एक एक शब्द को मैं प्रणाम करता हूं। इस फाउंडेशन के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं और सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार से कवि नीरज जी के विचारों को समाज में ले जाने का कार्य यह फाउंडेशन लगातार कर रहा है, और कोई भी समाज तब तक जिंदा रहता है जब अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को याद करता है।